नमस्कार। 44 साल पहले मुंबई के आजाद मैदान में भाजपा का यानी बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ पहला, और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अंधेरा छटने और कमल खिलने की बात कही थी। और अब उसी आजाद मैदान में बीजेपी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। अपने भाषणों के लिए वो जाने जाते हैं, कई बार उनके भाषण विवाद भी पैदा करते हैं, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि जब वो जनता के बीच जाते हैं तो एक तूफान सा आ जाता है और जोश भर जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना परम मित्र कहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन पर आपका। ये जो एग्रेशन की बात कर रहे हैं और ये परम मित्रता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र, कैसे? देखिए, ये तो उनकी महानता है। अपने छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा कैसे करना ये वो जानते हैं। उनके शब्दों से, उनके एक्शन से वो छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा करते हैं। अब मोदी जी ने परम मित्र कहना, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तो उनके इस एक वाक्य ने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को एक बड़ा नेता बना दिया। तो मैं उनका आभारी हूँ। बल्कि मैं इतना जरूर कहूँगा कि मित्रता की पात्रता तो मेरी नहीं है, लेकिन एक प्रकार से उनका निस्सीम फॉलोअर हूँ मैं। उनको देखकर हम लोग राजनीति करते हैं। उनके एक्शन से किसी भी सिचुएशन में वो जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किसी भी प्रश्नों को जिस प्रकार से वो टैकल करते हैं, किसी भी समस्या का जिस प्रकार से वो निदान करते हैं, हम सभी को ये अचंभित करने वाली चीजें होती है, लेकिन इससे हम सीखते हैं। तो एक प्रकार से हम उनके फॉलोअर्स हैं और वो हमारा मान बढ़ाते हैं। ये उनका बड़प्पन है। लेकिन कल भी जब स्वेरिंग सेरेमनी थी और उसके बाद आप जब उनको ग्रीट करने के लिए गए, वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है कि जिस तरह उन्होंने आपकी पीठ पर थपथपाया, और आपने भी जब परम मित्र उन्होंने बोला तो आपने एक लव का इमोजी डाल करके पोस्ट किया। एक आत्मीयता तो दोनों में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। देखिए, आत्मीयता तो बिल्कुल है। इसलिए है कि मोदी जी केवल नेता नहीं है, तो एक वो अभिभावक वाला जो रिश्ता होता है उस प्रकार का रिश्ता है। और केवल मेरे साथ नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका रिश्ता वैसा ही है। कई बार लोगों को मोदी जी बहुत कड़े नजर आते हैं, वो है भी, लेकिन उतने ही मोदी जी इमोशनल है और एक इमोशनल रिश्ता रखते हैं। तो हम गलती करते हैं तो हमको डांटते हैं, हम अच्छी बात करते हैं तो हमारी तारीफ वो करते हैं। हम सही दिशा में जाए, इसके लिए उनकी पूरी नजर हमारे ऊपर होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का नेता मिलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार उन्होंने केवल मेरे साथ नहीं, मेरे जैसे सारे नेताओं के साथ इसी प्रकार का एक व्यक्तिगत संबंध रखा है। आपकी जो कविता की 2 लाइनें, जो शेर आपने पढ़ा था, वो सबकी जबान पर है आज। लेकिन आपने तो कहा था समंदर वापस आएगा। ऐसा नहीं पता था कि समंदर वापस आएगा और अपने साथ वोटों की इतनी सुनामी लेकर आएगा। तो ये सुनामी कैसे ले आए आप? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोकसभा का चुनाव देखें तो मात्र 0.3% से हम लोग पीछे रहे, लेकिन 31 सीटें उनकी आई और हम केवल 17 सीटें ले पाए। तो लोकसभा के बाद हम लोगों ने इसका एक विश्लेषण किया और हमारे ध्यान में आया कि लोकसभा में हम लोग विपक्ष के साथ, कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार जी की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, इनके साथ हम लड़ाई कर रहे थे। इनकी क्षमता ही नहीं थी हमसे लड़ने की। इनके लिए कुछ फोर्सेस एक प्रकार से लड़ाई कर रहे थे। ये सारे एनार्किस्ट फोर्सेस थे, जिनको एक भारत जोड़ो का एक नाम दिया गया था। और इसमें 180 संगठनाएं थी, जिनमें से कई संगठनाएं, और आपने वोट जिहाद का नाम दिया। नहीं, इसमें से कई संगठनाएं बिल्कुल एनार्किस्ट इस प्रकार की संगठनाएं थी। तो हमने पहले तो जितनी नेशनलिस्ट संगठनाएं थी, राष्ट्रवादी, जितनी राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित संगठनाएं, उन सबको ये अपील की कि पार्टियों के साथ तो हम लड़ेंगे, राजनीति तो हम लड़ेंगे, लेकिन एनार्किस्ट लोगों के साथ, नेशनलिस्ट लोगों की जो फाइट है वो आपको लड़नी पड़ेगी। ये फेक नैरेटिव आपको समाप्त करना पड़ेगा
और उन्होंने उस फेक नैरेटिव को समाप्त किया। दूसरा, हम लोगों ने जो योजनाएं लाई, उन योजनाओं के कारण, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे किसानों के लिए योजना हो, चाहे युवाओं के लिए योजना हो, इससे एक पॉजिटिविटी तैयार हुई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम अगर किसी चीज ने किया होगा तो प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र ने लोकसभा के चुनाव में जो जहरीले प्रचार के कारण हुआ पोलराइजेशन था, वो देखा था। और उस पोलराइजेशन के बाद जिस प्रकार की रिएक्शंस दी गई, उसको भोगा था। इसलिए उसके प्रति एक गुस्सा महाराष्ट्र के मन में था। और जैसे ही ये एक है तो सेफ है की बात मोदी जी ने कही, तो लोगों ने उसको कैच किया, क्योंकि लोग देख रहे थे कि कहीं ना कहीं सज्जाद नोमानी जी जैसे लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। 17 मांगे देते हैं, जिसमें एक मांग ये होती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने जातीय दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुसलमान आरोपी हैं, उनका सबका आरोप वापस ले लिया जाए। और कांग्रेस, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी उसको हाँ कहते। गुस्सा था लोगों में। और जैसे ही मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, ये एनार्किस्ट लोग, ये डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको जाति जाति में तोड़ना चाहते हैं, ये एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा करना चाहते हैं। लोगों ने बात को समझा, लोग एक हो गए और प्रचंड बहुमत दिया। प्रचंड, आपने जो कहा वोटों की सुनामी आई। तो मैं ये कहता हूं कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन। लेकिन आप तो सिर्फ सज्जाद नुमानी का नाम ले रहे हैं। आप जाति की बात कर रहे हैं, तो जाति की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो माफी तक मांग ली थी कि हमसे गलती हो गई। तो वोट जिहाद सिर्फ सज्जाद नुमानी ने किया या ये सब लोग? सज्जाद नुमानी इनके फ्रंटमैन के रूप में काम कर रहे थे। पोलराइजेशन किसके लिए था? सज्जाद नोमानी की तो कोई पार्टी नहीं है। पोलराइजेशन तो कर रहे थे राहुल गांधी के लिए, उद्धव ठाकरे जी के लिए, शरद पवार जी के लिए। और इन्होंने उनको राइटिंग में पत्र दिया कि आपने जो 17 मांगे दी हुई है, हम गंभीरता से उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसलिए सज्जाद नोमानी तो इनके फ्रंटमैन थे। ये तो चाहते थे कि लोकसभा जैसे ही माइनॉरिटीज को पोलराइज करे, टेरराइज करे और उसके माध्यम से वो चुनाव को जीते। लेकिन इस बार समाज इतना जागरूक था, उन्होंने पोलराइजेशन की कोशिश की, काउंटर पोलराइजेशन हुआ। उन्होंने वोट जिहाद की बात की तो वोटों का धर्म युद्ध छिड़ा और लोगों ने जवाब दे दिया। ये आपका अपना नारा था, वोटों का धर्म युद्ध? इतना वायरल हुआ है तो? हाँ बिल्कुल था, क्योंकि जिस समय मैंने ये वीडियो देखा कि सज्जाद नोमानी कह रहे कि ऐसा वोटों का जिहाद करो कि हमारी नजर केवल महाराष्ट्र पे नहीं है, महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद 3 महीने में देश की सरकार को हमको गिराना है, उसको नीचे लाना है। तब मैंने लोगों को अपील की कि ये अगर वोटों का जिहाद कर सकते हैं तो क्या वोटों का धर्म युद्ध नहीं हो सकता? और जिहाद और धर्म युद्ध में अंतर यह है कि जिहाद ये विरोधियों को मिटाने के लिए होता है, धर्म युद्ध ये सत्य की स्थापना के लिए होता है। सत्य हमारे साथ था, मैंने लोगों को अपील की, लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। कल मैं ऐसे ही चाय पी रही थी एक जगह पर मुंबई में, वहां कुछ बाहर से एनआरआईज वगैरह आए हुए थे जो कि मुंबई के ही रहने वाले हैं। वो मुंबई के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर इतना बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि टाउन से लेकर बैंड्रा तक हम 15 मिनट में 20 मिनट में पहुंचेंगे। बाहर बैठे हुए लोग ये महसूस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि विकास का नारा काफी नहीं था कि बटोगे कटोगे भी बीच में आया, या ये जो आपने अभी बात कही धर्म युद्ध? देखिए, अगर आप पूरे चुनाव में मेरे भाषण अगर देखेंगे, अगर मैं 25 मिनट बोला हूं, 22 मिनट मैंने सिर्फ विकास पर बोला है, क्या किया और क्या करने वाले, इस पर मैंने भाषण किया। आखिरी के 3 मिनट में मैं जवाब देता था, क्योंकि कोई वार करता है तो राजनीति में प्रतिवार करना पड़ता है। अगर आप चुप बैठेंगे तो उसका झूठ भी सच लगेगा। तो उसका जवाब हम देते थे। और मैंने कई बार ये कहा है कि मीडिया में ऐसी चीजें ज्यादा कैच होती है। हमने विकास किया ये कहना एक बार दिखाया जाता है, बार बार दिखाने में उसको टीआरपी नहीं मिलता। तो इसलिए इस चीज को ज्यादा दिखाया गया। वोट तो हमने विकास पर मांगा, लेकिन साथ साथ
लोगों को उनके वजूद के लिए, उनकी अस्मिता के लिए जागरूक भी किया। लेकिन आपने कहा कि जो आपकी कविता या कहें आपका जो गीत चल रहा है, हिंदू एक हो जाओ, तो हिंदुओं को एक क्यों होना है? मतलब जागो हिंदू, क्यों जगाना है हिंदू को? देखिए, और क्यों सो रहा है वो, आपको ऐसा पहली लगता बात तो वो मेरा गीत नहीं है। ये जो गीत है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, कार सेवक के रूप में हम उस आंदोलन में थे, उस समय का ये गीत है। और मैंने 4 साल पहले मुंबई में उत्तर भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में ये गीत गाया था। अभी कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने उठाकर, आजकल तो क्या है कि रेट्रोफिटिंग का जमाना है, तो उस गीत को म्यूजिक दे दिया, उसमें कुछ कोरस डाल दिया और उसको बजा दिया। तो ये तो कोई मैंने रिलीज भी नहीं किया है, ये कोई मेरा गीत भी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गीत एक पॉजिटिव गीत है, जो लोगों को जगाने के लिए गीत है। और आप अगर देखेंगे तो उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं कि जब पारतंत्र में हम थे तो शिवाजी महाराज जीते थे, तो जागे थे, तो शिवाजी महाराज ने हमको स्वतंत्रता दिलाई। तो इस प्रकार से लोगों में अलख जगाने का काम ये गीत करता है। तो कल की बात मैं कर रही हूँ, शिंदे जी तो मान ही गए हैं, ऐसा लग रहा है पूरी तरह से। हाँ, मानी है वो। शिंदे जी ने कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई अड़ाने की बात कभी भी उन्होंने की। मीडिया में ज्यादा चल रहा था। देखिए, कोई भी पार्टी हो तो उसको लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या अजीत दादा की पार्टी को नहीं लगता? लगता है। लेकिन वो तो शुरू से कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूं। ठीक है। हाँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, अजीत दादा ने, कि अगर मौका मिला तो मैं बनूंगा, इसमें गलत कुछ नहीं है। अब नंबर इस बार ऐसे है कि बीजेपी के 137 है, 144 पे सरकार बनती है। तो किसी भी देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इतना यश मिलने के बाद अगर वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, देश भर के कार्यकर्ताओं में उसका एक गलत संदेश जाता है। और इस बात को शिंदे जी ने भी माना, और मैंने उनको ये कहा था कि आप सरकार में इसलिए रहिए कि पार्टी चलाना भी उससे आसान होता है, और पार्टी का जो प्रमुख आदमी होता है वो सरकार में रहे तो सरकार ठीक चलती है। तो उन्होंने उसको मान्य किया। तो उन्होंने मना लिया अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से। हाँ। तो फिर कल सब लोगों की निगाहें थी कि कैबिनेट के लोग भी शपथ लेंगे, कितने दिन लगेंगे और क्यों कल नहीं हो पाया? मतलब अभी वक्त लग रहा है। हमारी चर्चा अंतिम चरण में थी, और मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब हम 90% काम कर चुके हैं, लेकिन कल पूरा नहीं कर पाए तो अभी जल्दी कर लेंगे, 16 तारीख से पहले कर लेंगे। तो ये गृह मंत्रालय को लेकर चल रहा है? नहीं, देखिए, सारे मंत्रालयों की एक साथ चर्चा चल रही है, कोई गृह मंत्रालय अलग है ऐसा नहीं है। हम लोग मिलकर एक ठीक सरकार चले, उसका परसेप्शन ठीक हो और तीनों पार्टियों को न्याय मिला है, इस प्रकार का परसेप्शन जाए, इस पर वर्किंग कर रहे हैं। मैं जो एग्रेशन की बात कर रही थी ना देवेंद्र जी, बचपन से ही है आपके अंदर एग्रेशन। मतलब इंदिरा गांधी अगर स्कूल में नाम लिखा है तो आपने वो स्कूल छोड़ दिया। तो कांग्रेस से ज्यादा दिक्कत है या विचारधारा से दिक्कत है, या आप मतलब हमेशा से अडिग रहे हैं कि हाँ मतलब इस लाइन पर चलना है मुझे? देखिए, वो तो ऐसा है कि वो बात जो आपने कही, मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं विचारधारा समझता था। 5 साल की उम्र थी मेरी, मुझे उस समय इतने समझता था। उस समय इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी में मेरे पिताजी को अरेस्ट किया गया था। वो जेल में थे, करीब 2 साल जेल में थे। तो एक छोटे बच्चे के रूप में मुझे इतना ही समझता था कि इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है। तो जिस स्कूल में मुझे डाला गया उसका नाम था इंदिरा कॉन्वेंट। तो मैंने मेरी माँ को कहा कि मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है। मैं इंदिरा गांधी के नाम के स्कूल में नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरे स्कूल में डालिए। मुझे दूसरे स्कूल में दाखिला, मैंने सरस्वती विद्यालय में दाखिला लिया। तो उस समय कोई बहुत विचारधारा का विषय नहीं था, एक छोटा बच्चा था जिस बच्चे को लगता था कि मेरे पिताजी को अरेस्ट किया गया है, और इंदिरा जी ने किया है, इसलिए एक मन में टीस थी। बाकी मेरा स्वभाव एग्रेसिव नहीं है, मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि जब तत्वों की बात आती है, मूल्यों की बात आती है, तो फिर मैं पीछे नहीं हटता। लेकिन आपके भाषण काफी ओजस्वी होते हैं, मतलब औरंगजेब की औलाद भी आप कह देते हैं, धर्म युद्ध का नारा आप देते हैं, इसी को एग्रेशन में कह रही थी। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि
मेरी तरफ से ऐसे भाषण नहीं होते, मैं जवाब देता हूं तो होता है। हाँ। जब कोई सामने से तीर छोड़े, हम्म। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे ऊपर ईंट फेंकोगे तो पत्थर से जवाब दूंगा, मैं ईंट खाने वाला आदमी नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा था चुनाव से पहले कि इस बार या तो इस चुनाव के बाद वो रहेंगे या आप रहेंगे, तो आप तो है। नहीं, वो भी है। कोई देखिए, राजनीति में कोई समाप्त थोड़ी होता है। मैंने तो उस समय भी कहा था वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। भले उनकी संख्या कम हो गई, वो भी है, हम भी है, और आगे भी वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि पिछले 5 साल में जिस तरह से यहाँ की राजनीति अस्थिर भी रही, उत्सुकता भी रही लोगों को कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा महाराष्ट्र में, और रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए, मतलब एक राजनीतिक उससे ज्यादा रिश्ते अब खराब है। इसीलिए कल स्वेरिंग सेरेमनी में भी मैंने सुना है कि आपने निमंत्रण भी दिया लेकिन लोग आए नहीं फिर भी। नहीं, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 से पहले महाराष्ट्र में पॉलिटिकल संवाद ज्यादा होता था। 19 के बाद ये संवाद कम हुआ है और इसको बदलना चाहिए। इसीलिए मैंने स्वयं माननीय शरद पवार जी को, उद्धव ठाकरे जी को, हमारे सुशील कुमार शिंदे जी को, पृथ्वीराज चौहान जी को, सभी बड़े नेताओं को फोन करके निमंत्रित किया। सभी ने बहुत अच्छे से बात की, सभी ने मुझे शुभकामनाएं भी दी। मेरे भविष्य के लिए मुझे सबने एक प्रकार से शुभकामनाएं दी। अपने अपने अड़चने भी बताई कि क्यों नहीं आ पाएंगे। पवार साहब ने कहा मैं दिल्ली में संसद चल रही है वहां हूँ। शिंदे जी ने भी कहा मैं दिल्ली में हूँ। उद्धव जी ने कुछ अपने कारण बताए, पृथ्वीराज जी ने भी कुछ निजी कारण बताए। मेरा अपना प्रयास ये होगा कि वो जो संवाद वाली स्थिति है उसको मैं वापस बहाल करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पहले दिन कहा कि विरोधियों की संख्या कम है, लेकिन उनके संख्या के आधार पर उनका आकलन और मूल्यमापन मैं नहीं करूंगा। वो कौन सी मांग करते हैं इसके ऊपर उनका आकलन और मूल्यमापन करूंगा। जो राज्य के हित की बात वो कहेंगे, उनकी संख्या न होते हुए भी उसको मैं मान्य करूंगा, संवाद रखूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो ये कहा ना कि आपने जो पोस्टर बनाया है स्वेरिंग सेरेमनी से पहले, उसमें बाला साहब ठाकरे की अनदेखी की, ये उन्होंने आरोप लगाया। आपको लगता है इस वजह से नाराजगी उनके अंदर है कि एक तो पार्टी तोड़ दी और उसके बाद सब कुछ खत्म? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार की एड होती है, एडवर्टीजमेंट जो सरकार की होती है, उस एडवर्टीजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए। उन नियमों में आप केवल पीएम और सीएम का फोटो डाल सकते हैं, और मिनिस्टर का या किसी का डालना तो इवेंट फोटो आप डाल सकते हैं, बाकी आप फोटो डाल नहीं सकते। और जहां तक बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का सवाल है, तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में है। हमको उनकी तस्वीर लगाने की आवश्यकता नहीं, वो तो लगाएंगे ही, पर तस्वीरों में उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे मन में है। 2-3 सवाल क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़े हैं, वही मैं पूछूंगी। मुंबई को लेकर एक रिपोर्ट आती है इस चुनाव के बीच में टाटा इंस्टीट्यूट की, और उसमें बताया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर हिंदुओं की संख्या, जनसंख्या की बात हो रही है, वो कम होती जा रही है। ये रिपोर्ट ना सिर्फ मुंबई की बल्कि देश भर में इसको लेकर अब चर्चा हो रही है। मोहन भागवत जी ने भी कहा कि अब जागने की जरूरत है, और खासकर उन्होंने तो 2 से 3 बच्चे पैदा करने की बात की। आप इस पूरे प्रकरण को और ये जो हो रहा है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसलिए गंभीर है कि इस देश में जहां डेमोग्राफी चेंज हुई, वहां पर देश की सुरक्षा को धोखा निर्माण हुआ है और देश विरोधी ताकतें बढ़ी हुई दिखाई पड़ी है। ये प्रयोग बंगाल में हुआ है, ये प्रयोग आसाम में हुआ है, ये प्रयोग बिहार में हुआ है। कई राज्य ऐसे जहां पहले डेमोग्राफी बदली गई और उसके बाद वहां की परिस्थितियां पूरी तरीके से बदली हुई हमने देखी। तो जब इस प्रकार से डेमोग्राफी बदलती है तो उसकी चिंता करनी पड़ेगी, हम उसकी ओर अनदेखा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि चिंता की बात है, और डेमोग्राफी क्यों बदल रही है इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो एक है तो सेफ है वाला नारा था, इसको हम इससे जोड़कर देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी और खास करके महायुति में बैलेंस करने के लिए अजीत पवार हैं इस नारे को। नहीं, अजीत पवार जी ने भी एक है तो सेफ है इस नारे को स्वीकारा ही है। उन्होंने ये कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे ये मत कहिए, एक है तो सेफ है कहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि दो नारे क्या है,
तो ये जो ग्लास मेरे सामने रखा हुआ है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आधा खाली है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आधा भरा है। तो आधा भरा है का मतलब है एक है तो सेफ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसको हम नहीं मानते, क्योंकि संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बहुत कुछ ईवीएम के साथ हुआ, सब कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये नारा अभी भी वो लोग लगातार लगा रहे हैं, कल से लेकर आज तक भी संविधान हाथ में है उनके। तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है क्या वाकई में? नकली संविधान है, अंदर पन्ने कोरे हैं। ये कौन सा लाल संविधान आपने लाया है जिसमें कोरे पन्ने अंदर है? देखिए, संविधान को अगर ये मानते होते तो अराजकतावादी ताकतों से हाथ नहीं मिलाते। आज हम लोग देखते हैं कि नक्सलिस्ट मूवमेंट क्या रही। तो जो भारत के संविधान को नहीं मानते, संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं को नहीं मानते, उनको नक्सलिस्ट कहा गया। बंदूक हाथ में ली उन्होंने। फिर उनके अर्बन फ्रंट आए। अर्बन फ्रंट क्या थे? बंदूक हाथ में नहीं थी, विचारों से, कलम से, वाणी से भारत के संविधान ने जिन संस्थाओं को तैयार किया, उन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास उठ जाए, इस प्रकार का वो काम करते। अब वही काम अगर राहुल गांधी कर रहे हैं, संविधान हाथ में लेकर कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। आप कहते हो भारत का इलेक्शन कमीशन गलत, भारत का सुप्रीम कोर्ट गलत, भारत का सीएजी गलत, भारत का आरबीआई गलत। जितनी संस्थाएं संविधान ने अपॉलिटिकल सरकार के बाहर खड़ी किए, उन सारी संस्थाओं के ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाए। उठने के बाद क्या होगा? यही हुआ तो बांग्लादेश होता है। जब आपके संविधान पर विश्वास नहीं होता तो लोग सरकार को एनआरकी तरफ ले जाते। क्या वो ये करना चाहते हैं इस देश के अंदर? तो ये जो प्रयास इन्होंने लगातार किया है, एक प्रकार से एनआरकिस्ट, इसी के चलते ये जो इन्होंने ईवीएम वाला मुद्दा उठाया है कि इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही दिन चुनाव होता है, झारखंड में वो जीतते हैं, महाराष्ट्र में हम जीतते हैं। झारखंड का ईवीएम सही है, महाराष्ट्र का गलत है। एक ही दिन चुनाव होता है, नांदेड़ में लोकसभा में 6 हमारे यहाँ विधानसभा होती है, 6 विधानसभा हम जीतते हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा वो जीतते, पोस्टल बैलेट में जीतते, पर जीतते। फिर ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह कैसे लगता है? या लातूर जिले में लातूर की सीट पर अमित देशमुख लड़ते हैं, लातूर ग्रामीण में धीरज देशमुख लड़ते हैं, धीरज चुनाव हारते हैं, अमित चुनाव जीतते हैं। तो क्या यहाँ ईवीएम मैनेज और यहाँ ईवीएम मैनेज नहीं है? मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करने की जगह ये अगर आत्मचिंतन करेंगे, अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की जगह क्यों जनता इनको बार बार रिजेक्ट कर रही है, इसके ऊपर सही मायने में आत्मचिंतन करेंगे तो कभी ना कभी चुनकर आएंगे। बैलेट यात्रा भी अब वो निकालने वाले हैं कि बैलेट को वापस लाया जाए। देखिए, ये कितनी भी यात्राएं निकाले, अब वापस ये चीज क्या है, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर इनका विश्वास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में उन्होंने जितने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए गए थे, हर सवाल का जवाब दिया है, हर सवाल का। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी, इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दिया, 8 दिनों तक ओपन चैलेंज था, कोई भी आए और ईवीएम को मैनेज करके दिखाए। एक माइकालाल नहीं निकला है पूरे देश में, एक व्यक्ति नहीं जाकर कर पाया। बावजूद उसके अगर आप रोज कहोगे ईवीएम में गड़बड़ है, तो इसका मतलब क्या है? आप देश के इलेक्शन कमीशन पे से लोगों का विश्वास उठाना चाहते, देश के सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठाना चाहते, आप देश में एनआरकी लाना चाहते। हाथ में संविधान है लेकिन नकली है, अंदर पन्ने नहीं है, आपके मन में भी संविधान नहीं है। आपको वही राजा महाराजाओं वाला राज लाना है। आपने अदालत की क्योंकि बात कही कि अदालत पे से भी विश्वास उठाना चाहते हैं। सर्वे होते हैं अगर तो अदालत के सुनवाई के बाद होते हैं, फैसलों के बाद। संभल में जो हुआ या धारावी की बात हुई, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप जितना खोदोगे उतना ही सौहार्द को खो दोगे देश से। तो ये सौहार्द खोने के लिए हो रहा है या कुछ और है इसके पीछे? ये दुनिया के सारे देशों में जब भी देश गुलामी से आजाद हुए तो उस देश का जो वजूद था, उसकी जो अस्मिता थी, उसके जो प्रतीक थे,
उन प्रतीकों को वापस लाया गया है। हमारे देश में भी लोगों की इच्छा वही है, लेकिन इसका जरिया क्या है? इसका जरिया अदालत है। अदालत में अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। जो अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश जी केवल वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जी का भी विरोध किया है और राम मंदिर का भी विरोध किया। अंत में चलते चलते कि वक्फ को लेकर के आपका क्या मानना है? वक्फ को लेकर के जिस तरह जमीनों की बात हो रही है, जिस तरह से पूरे देश में अब चर्चा चल रही है कि कहीं पर भी कोई भी जमीन, अभी एक उत्तर प्रदेश में कॉलेज जो 1906 का बना हुआ है उस पर भी वक्फ पे कह दिया है कि ये भी हमारी जमीन थी। मेरा अपना मानना यह है कि जिस प्रकार का वक्फ एक्ट तैयार किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे, लेकिन भारत के संविधान में जो मूलगामी अधिकार हम लोगों को दिए हुए उसका उल्लंघन करने वाला ये एक्ट है। मेरी जमीन पर वो उंगली रख दे और कहे कि किसी जमाने में ये किसी ने डोनेट की हुई जमीन है, इसलिए ये वक्फ की जमीन है, और मुझे उसके ऊपर अपील करने का भी अधिकार नहीं है। कोई अपीलेट अथॉरिटी भी नहीं है, और वो सीधे उसके कागजात तैयार कर दे। किस देश में होता है? देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर हम भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके सिवाय पूरा गांव का गांव आप वक्फ कह देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए। सुधार केंद्र सरकार कर रहा है, बिल्कुल सही है। देवेंद्र जी, क्या यहाँ से इंडस्ट्रीज गुजरात जा रही हैं? कोई गई नहीं, जाने का सवाल नहीं उठता। ये हमारे यहाँ के विपक्षी जो लोग हैं, ये गुजरात के एम्बेसडर्स है। गुजरात इतना नसीब लेकर आया है कि हमारे लोग रोज गुणगान करते गुजरात के, जबकि देश का 52% एफडीआई हमारे पास आया है। और इतना ही नहीं, अभी ये 6 महीने में पिछले साल जितना आया उसका 90% इस 6 महीने में आ गया है। अभी महाराष्ट्र से निवेश में किसी राज्य का मुकाबला नहीं, हम सबसे आगे हैं। लेकिन यह है कि अपने ही राज्य के गुणगान गाने की जगह दूसरे राज्य का गुणगान गाते। मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये तो गुजरात के एजेंट है। इसका फायदा बीएमसी में मिलेगा। बीएमसी हमेशा शिवसेना के, और वो भी उद्धव गुट के अंडर में रहा। या कोई भी स्थानिक निकाय हो, हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपकी इस और नई पारी के लिए। धन्यवाद।